नमस्ते, मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला शहर में। इससे पहले कि जाने क्या है आज का शहर, कैसा होगा आज का सफर, डाल लेते हैं एक नजर कुछ जरूरी बातों पर। साहब, आज हम आ गए पंजाब में। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पंजाब में आके ओए होए ओ बल्ले बल्ले ऐसे बोलते हैं, और दूसरे वो जो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हम दूसरी किस्म के हैं। आज हम पंजाब में आपको ऐसी जगह पे लेके आए हैं जहां गुरुद्वारा और मस्जिद अगल बगल होते हैं। ये शहर जाना जाता है अपनी बैज इंडस्ट्री के लिए, पंजाब का सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है, जाना जाता है अपनी शायरी के लिए और कौमी एकता के लिए। चलिए खोलते हैं जगह जगह फैला इतिहास का और कहानियों का पोटला, घुमाते हैं आपको मलेर कोटला। पंजाब का ये शहर एक गुजरे हुए वक्त की याद दिलाता है। पुराने शहर में पतली संकरी गलियां, छोटे बाजार और वो दुकानें जो अब बड़े शहरों से गायब सी होती जा रही हैं। मलेर कोटला में सबसे पहले हम पहुंचे इस दरगाह पर। भाई, मलेर कोटला के सफर की शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से यहाँ की कहानी शुरू हुई थी। तो बात है कुछ सन 1450 के आसपास की। बहलोल लोदी अफगानिस्तान से आया था। दिल्ली पे सैयदों का राज था, वो दिल्ली पे हमला करना चाहता था, जीतना चाहता था। यहाँ पर एक तूफान आया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। उसको एक कुटिया में एक चिराग जलता दिखाई पड़ा। वो कुटिया जिनकी थी वो शेख साहब थे सदरुद्दीन जहां। बहलोल लोदी उनके पास गया, उनका आशीर्वाद लिया और फिर लोदी वंश की स्थापना हुई। बाद में उसने शेख साहब को मलेर की जागीर दे दी और तब से शेख साहब के वंशजों ने मलेर कोटला पर 1947 तक राज किया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सभी जैसे बाबा की दरगाह पर सर झुकाकर आशीष लेने की होड़ में दिखे। करीब 500 साल पुरानी इस दरगाह में उस वक्त की दीवारें हिंदुस्तान में लोदी वंश की स्थापना और मलेर कोटला में नवाबों के राज की शुरुआत की कहानी बताती हैं। हमें इस दरगाह पर मिले शेख सदरुद्दीन सदर जहां, जिनकी दरगाह है, उनके वंशज। इतनी भीड़ यहाँ पे है आज, जी और सारे धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये एक का बाकी जगह नहीं दिखता कहीं। जी, यकीनी बात है आई कि जो बाबा जी थे, बाबा हजरत शेख सदरुद्दीन सदर जहाँ रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अब तक धर्म के बारे में कोई ज़्यादा खोल के बातें नहीं की। इन्होंने सिर्फ कहा है कि एकता में भलाई है। इन्होंने कहा है कि सभी मिलजुल के रहना चाहिए। बल्कि 1947 में जब यहाँ पे पंजाब में हालात बहुत बुरे थे, तो लड़ाई के दौरान जब लोग यहाँ मलेर कोटला की हद के अंदर आते थे ना, तो जो मारने इरादा कत्ल में होता था वो अंधा हो जाता था। ये खुद हमारे बुजुर्गों ने बताई हुई बात है। हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई और सिख भी आते हैं, सभी आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मलेर कोटला मुस्लिम पॉपुलेटेड शहर है। जी जी, यहाँ पे कभी झगड़ा नहीं हुआ, नहीं कभी, हमेशा एक का बना रहेगा। जी जी जी, और बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। लोगों का ये यकीन कि बाबा उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे उन्हें यहाँ खींच लाता है। मलेर की रियासत पाने के बाद 17वीं सदी में इसमें कुछ गांवों को जोड़कर जागीर तैयार की गई। ये वो गांव थे जो शेख के वंशज बैजिद खान को मुगल शासक शाहजहां ने तोहफे में दिए थे। इसके बाद इसे एक किले या गढ़ी में तब्दील किया गया और मलेर के आगे कोटला जोड़ा गया। दरगाह से आगे बढ़े तो हम पहुंच गए एक अनोखे गुरुद्वारे। मलेर कोटला के इतिहास में यहाँ की कौमी एकता के पीछे की एक और अद्भुत कहानी है। गुरुद्वारे का नाम है हादा नारा साहब। तो जितनी पंजाबी हमें आती है, हमने पता लगाया तो हादा नारा का मतलब है कि जस्टिस की आवाज़, न्याय की आवाज़। हमें हेड ग्रंथी साहब यहाँ मिल गए, तो हमने कहा कहानी क्या है, हादा नारा की कहानी क्या है, जस्टिस इसकी न्याय की आवाज़ की, ये क्या नाम हुआ? सब तो पहला सारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरसा किनारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में वंडिया गया। रसोईया गुरु गोबिंद सिंह जी का कुछ समा रहा गंगू, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾਰ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ 1984 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 47 ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ 1947 ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਸਮਾਂ ਸੀ, 84 ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ शांत रहा, सगों लोगों ने एक दूसरे की मदद की। चलिए साहब, ये बहुत बढ़िया बात है कि आज जो माहौल है देश में, उसमें जहाँ लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं और लड़ाइयाँ कराने की कोशिश होती है और राजनीति होती है, ऐसे में मलेरकोटला जो है, मलेरकोटला एक ऐसा उदाहरण बन सकता है देश के लिए जहाँ पे लोग आज भी मिल के सारे त्यौहार मनाते हैं और भाईचारे के साथ 1947 से और उससे बहुत पहले से भी रहते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। भाई गुरुद्वारे आए और लंगर नहीं छका तो फिर तो कोई बात बनती नहीं है, तो लंगर तो छक के जाएंगे हम। आइए, देखिए क्या खा रहे हैं आप, ये मायने नहीं रखता, बात लंगर की है। जब से इस देश में गुरुद्वारे हैं तब से रोज़ बिना नागा गुरुद्वारे लोगों को बिना धर्म भाव जाति देखे लंगर खिला रहे हैं। और इस राजमा और दाल रोटी के स्वाद का बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़ी बड़ी डिशेस से, बड़े बड़े शेफ के बनाए हुए खाने से कोई मुकाबला नहीं है। ये गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद और शेर मोहम्मद खान साहब की कहानी सुनने के बाद और लंगर छकने के बाद ये समझ में आया कि अगर दुश्मन भी हक की आवाज़ उठाए, न्याय की आवाज़ उठाए, हाथ नारा दे, तो इकबाल उसका भी बुलंद ही होता है। गुरुद्वारे से ही हमें दिखाई पड़ा था यहाँ के आखिरी नवाब का एक महल, तो फिर क्या, हम निकल पड़े उसकी ओर, गलियां गलियां होते हुए। यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई ये बिल्डिंग जो है, इसे मुबारक मंजिल कहा जाता है, मुबारक महल। आखिरी नवाब मलेरकोटला के इफ्तिकार अली खान उनका पैलेस है। उनकी एक बेगम यहाँ रहती हैं, अभी भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। जब वो थे तो यहाँ रौनक हुआ करती थी, हाथी घोड़े बना करते थे, मेले लगा करते थे। अब काफ़ी जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है, आसपास प्लॉटिंग हो गई है, बहुत सारे नए मकान बन गए हैं, कुछ कूड़ा कचरा भी पड़ा हुआ है। अब जो बेगम यहाँ हैं, उन्होंने पंजाब सरकार को इसको दे दिया है। उम्मीद है इस अधिग्रहण के बाद शायद इस बिल्डिंग के पुराने दिन वापस आ जाए। मलेरकोटला में उस जमाने के 2 महल हैं, एक ये मुबारक मंजिल जो पंजाब सरकार के पास है और दूसरा ये शीश महल। एक जमाने में इस इमारत की भी क्या शान थी। ऊपर की मंजिल पर बने कमरों में शीशे का सुंदर काम लोगों में रश्क पैदा करता था। इस महल के एक हिस्से में अभी भी नवाब साहब के खानदान के लोग रहते हैं, वो हिस्सा बेहतर हालत में है, लेकिन बाकी इमारत अदालती मुकदमों और वक्त की मार के चलते अपने दिन फिरने का इंतजार कर रही है। यहां से निकले तो बाजार के बीच ढूंढते ढांढते पहुंच ही गए शाही मकबरों के पास। पाँच 500 साल तक जिन नवाबों ने मलेरकोटला पे राज किया, शासन किया, ये उनके शाही मकबरे हैं, वो यहाँ पर सो रहे हैं। सिर्फ एक मकबरा है जो थोड़ा साधारण है, जिसके ऊपर गुंबद नहीं है, छत नहीं है, और वो मकबरा है ये शेर मोहम्मद खान का। नवाब शेर मोहम्मद खान का ये मकबरा वो मकबरा है जो कि सबसे सरल, सबसे साधारण यहाँ पर है। शायद उनकी ऐसी ही इच्छा थी। नवाब शेर मोहम्मद खान वही जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा चुनवाने का विरोध किया था और न्याय की आवाज उठाई थी, हाथ नारा देता सी। बाजार के बीच गेट बंद होने की वजह से ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि यहाँ ये मकबरे भी हैं। हर नवाब का अलग मकबरा है, किसी में नीले टाइल्स का काम था तो किसी में शिल्प कला का, किसी में जालियां थी तो किसी की छत पर खूबसूरत चित्रकला। अपने वक्त में ये दीवारें अलग अलग तरह से सजी रही होंगी। एक मकबरा थोड़ा ऊंचाई पर बना है। कहते हैं कि नवाब जुल्फिकार अली खान का ये मकबरा जो है ताजमहल से प्रेरित था। चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई,
ऊपर जाके सीढ़ियों से चढ़ के ऊंचा बनाया गया और असली जो मकबरा है, जो असली कब्र है, वो नीचे की तरफ है। इन मकबरों के बीच आकर ये एहसास होता है कि हर उगता सूरज वक्त आने पर डूबता भी है। शाही मकबरों को देखकर हम वहां से चले मलेरकोटला के कहानियों के पोटले में से एक और जरूरी कहानी जानने। अब तक मलेरकोटला में हम जहाँ गए हमें एक ही बात सुनने को मिली कि यहाँ कभी कोई हिंसा नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बहुत कौमी एकता है, लोग मिलजुल के रहते हैं। एक दाग है हिंसा का मलेरकोटला पे, वो इस जगह पर 66 नामधारी सिख तोपों से मार दिए गए थे। कहानी बहुत पुरानी है, 1872 की जनवरी की कहानी है। अंग्रेज़ों का कानून था कि गो हत्या जो है वो अलाउड थी। सदगुरु राम सिंह जी के कूका मूवमेंट चल रहा था, नामधारी सिखों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के चलते करीब 150 सिख मलेरकोटला आए थे उस कानून का विरोध करने के लिए। फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। तब आए डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के कोवन साहब। कोवन ने ये डिसाइड किया कि उन नामधारी सिखों को तोप से उड़ा दिया जाए। एक एक करके एक एक सिख तोप के सामने आता गया और छाती पे तोप के गोले खाता गया। ये खड्डा साहब उनका स्मारक है। 66 फीट ऊंचा ये स्मारक है और इसमें 66 सुराख हैं। हर बड़ा सुराख बड़ी उम्र के नामधारी सिख का है, छोटा सुराख छोटे बच्चे को दर्शाता है। नामधारी सिखों के आंदोलन और वीरता की कहानियां यहाँ एक पिक्चर गैलरी में चित्रों के जरिए दिखाई गई हैं। उनमें एक कहानी है बिशन सिंह की। जब 65 सिख तोप के आगे आकर शहीद हो गए तब कोवन ने 12 साल के बिशन सिंह से कहा कि उसे माफ कर दिया जाएगा अगर उसने माफी मांगते हुए ये मान लिया कि वो सदगुरु राम सिंह का सिख नहीं है। तो उसने कोवन की दाढ़ी पकड़कर उन पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस बच्चे को चाकुओं और तलवारों से काट कर ही कोवन को छुड़ाया जा सका। इस मेडिटेशन हॉल की ऊंचाई बताई जा रही है कि करीब करीब 55 फीट है और बिना किसी खंबे के ये खड़ा हुआ है। आवाज़ यहाँ बहुत गूंजती है। खड्डा साहब के दर्शन के बाद यहाँ बैठकर आप आराम से आत्मा परमात्मा का मिलन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। एक वक्त था 1872 में जब इन्हीं तोपों के सामने नामधारी सिख अपना सीना ताने खड़े थे और शहीद हुए। और आज एक वक्त है कि ये तोपें यहाँ खड़ी हैं स्मारक के सामने, जैसे कि उन्हीं सिखों को सलामी दे रही हों। इतिहास भी कैसे करोड़ बदलता है ना। खैर साहब, करोड़ बदलने से याद आया, हमारे एपिसोड का भी करोड़ बदलने का टाइम हो रहा है। आज के मलेरकोटला के सफर में बस इतना ही। हमें तो बड़ा मजा आया। उम्मीद है आपको भी कुछ नया देखने को, जानने को, सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया बनाते, खाते या फिर कोई नई जगह, नया शहर घूमते घुमाते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।